आई वॉज स्वेटिंग। वो सितंबर का बड़ा ह्यूमिड सा टाइम था। मन में चल रहा था कि ये कहाँ से बाउंसर्स आ गए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो पहले ग्रामीण परिवेश में थे, अब छोटे शहर में हैं, उनके लिए सिविल सेवा को क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। 2022 सितंबर में मेंस था, उससे 5 दिन पहले ही मुझे डेंगू हो गया। कौन कितनी बार गिर के वापस उठ सकता है? किस में हिम्मत है कि वो हार के भी हार नहीं मानता और वापस उठ जाता? जब भी मुझे लो फील होता था, मैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए यही बोलता था कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं संगरिया राजस्थान से हूँ। मैंने IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है और इस बार UPSC सिविल सर्विसेज में मेरी 628वीं रैंक आई है। मैं जोश टॉक्स का बहुत ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। एंड I'll start with dedicating this my success. I would say कि इस चीज़ में सबसे बड़ा जो रोल था वो मेरा पेरेंट्स का था, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, उसके बाद रिलेटिव्स। स्टार्टिंग से ही मेरे घर में ये माहौल रहा, मेरे पेरेंट्स की वजह से स्पेशली, कि तुझे जो भी करना है कर, हम हमेशा तेरे साथ हैं। कोई उन्होंने किसी टाइप का प्रेशर नहीं दिया कि तुझे यही करना है। मेरे ही सपने को उन्होंने और सपोर्ट किया। अब इस वजह से मैं ये इजीली कर पाया। ऑन अ लाइटर नोट हम अगर देखें तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई UPSC की 6th क्लास में। एक दिन मैं और मेरे पापा टीवी देख रहे थे और सेट मैक्स पे वही मूवी आ रही थी जो एज़ यूजुअल डेली आती थी, सूर्यवंशम। तो उसमें जब वो कलेक्टर बन के वापस आती है, तो जो उसकी अथॉरिटी होती है, जो उसमें पावर होती है, जो वो कमांड होती है, जो रेपुटेशन होती है, उस चीज़ ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया। मैंने ऐसे ही कैजुअली पापा से पूछ लिया, पापा क्या है ये, ऐसा क्या बन गई ये जो सारे गिले शिकवे माफ़ हो गए और सब सब लोग इसको अच्छे से मतलब ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या क्या रीज़न है? तो पापा ने बस इतना ही बोला कि ये कलेक्टर होती है। पापा को भी लिटरली बताऊँ तो आइडिया नहीं था कि UPSC होता है, कोई प्रोसेस होता है, कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते। तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ इस पे रोशनी नहीं डाली, बट फिर भी मैंने उनको बोल दिया कि पापा एक दिन मैं भी बनूँगा। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसी वजह से मैंने उसी दिन ज़िद कर ली थी कि नहीं मैं तो बनूँगा, बनूँगा, बनूँगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक ड्रीम वहाँ एक ड्रीम ने वहाँ जन्म ले लिया था। उस ड्रीम को अब सींचने में काफ़ी टाइम लगा। वो आज पूरा हुआ है, लेकिन वो सपना 6th क्लास से स्टार्ट हो चुका था बेसिकली। उसके बाद हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो IIT रुड़की के दौरान भी कोई ऐसा खास वो नहीं था कि मैं अभी प्रिपेयर करूं, अभी निकालूं। मुझे ये था आराम से 4 साल अपनी इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद UPSC सिविल सर्विसेज देना ही देना है। फिर 2020 में कोविड वाला साल आया। अच्छे से मैंने मन बनाया कि हाँ, पहले अटैम्प्ट में हम इसको क्लियर कर देंगे। कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ, एक अपनी ईगो के बेसिस पे बोल लें या कुछ भी बोल लें कि हाँ, बोल दिया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करेंगे, अपना 100% देंगे, हार्ड वर्क करके जो भी होगा देख लेंगे। उसके बाद स्टार्ट हुई, पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ी, सब सब चीज़ें धीरे 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 कंट्रोल में आती रहीं। मुश्किल था एट फर्स्ट, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप टाइप था, साइंसेज थी, साइंस और आर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है ही, तो एक मेंटल बैरियर था कि ये सब चीज़ें होंगी कैसे। लेकिन उसके बावजूद फर्स्ट ईयर में 2021 के प्रीलिम्स तक मेरी तैयारी एकदम बेस्ट हो चुकी थी एंड आई वाज डैम कॉन्फिडेंट कि मेरा 2021 में क्लियर होगा, प्री भी, मेंस भी, इवेंचुअली इंटरव्यू भी, एंड आई विल बी इन द फाइनल लिस्ट। लेकिन हुआ क्या, प्रीलिम्स में बैठे और पता नहीं क्या हुआ, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। आई वॉज क्राइंग फॉर 5 और 6 डेज कि ये हुआ क्यों नहीं, क्या क्या रीजंस थे। मैंने तो अच्छे से पढ़ाई भी की थी, मैंने मैथ्स को भी अच्छे से टाइम दिया, आई वॉज रेडी फॉर इवन मेंस, तो हुआ क्यों नहीं। प्रीलिम्स तो मैंने ना जाने 40-50 मॉक टेस्ट प्री के लगा दिए थे, CSAT मेरा अच्छा था, सब कुछ सही था, फिर हुआ क्यों नहीं। तो उसका रीज़न मुझे तब भी नहीं मिला और अभी भी नहीं मिला कि क्या मेजर रीजंस थे। लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड एंड आई वॉज थिंकिंग अगेन कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए है या नहीं है, मेरा कुछ होगा इसमें या नहीं होगा, कि फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं हो रही है तो आगे तो मतलब मैं तो डिल्यूजनल हूँ, मेरा तो मेंस में पता नहीं क्या हाल होता सपोज ये भी क्लियर हो जाता तो फिर 5-6 दिन के बाद यही मैंने मन बनाया कि ठीक है, इसको लक पे छोड़ देते हैं कि इस बार भगवान नहीं चाहता था कि हो। मैंने फिर से हथियार उठाए, अपना फिर से स्टार्ट किया पढ़ना एंड 2022 आया।
भाई प्रीलिम्स ईजिली निकल गया थैंकफुली। अब आई मेंस की बारी, प्रॉपर पढ़ाई चल रही है, सब आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, सब चल रहा है। फिर 2022 सितंबर में मेंस था, उससे 5 दिन पहले ही मुझे डेंगू हो गया और मुझे वो मेंस छोड़ना ही पड़ा। मेरी हालत नहीं थी कि मैं 6 घंटे डेली आंसर लिख सकूं उसमें, तो वो स्किप करना पड़ा। फिर 2022 में भी वही कहानी फिर से 21 वाली आई कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए है या नहीं है, मैं इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ झेल सकता हूँ आगे या नहीं झेल सकता। फिर से वही सोचना था कि अगला दूं या नहीं दूं। फिर वही बात वापस से आती है कि यार, जब स्टार्टिंग से यही सोच रहे थे कि ये करना है और प्रिपेयर कर लिया, अब क्यों छोड़ना, अब हार नहीं माननी चाहिए। बहुत दूर आ गए हैं, अपना एक 100% एफर्ट्स के साथ एक प्रयास और करना चाहिए। फिर आता है 2023 वाला साल, जो मैं अभी तक मानता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा लकी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। प्रीलिम्स का टाइम आया, प्रीलिम्स में बैठे और प्रीलिम्स जब दे रहे थे जीएस वाला पेपर, तो यही मन में चल रहा था कि ये कहाँ से बाउंसर्स आ गए। पहले 5 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, लगभग करंट अफेयर्स, इकोनॉमी के मुश्किल वाले थे। वो मोमेंट था जब फिर से मुझे वही सब लग रहा था कि ये तो फिर वही हो रहा है जो फर्स्ट वाले में हुआ था। लेकिन आई केप्ट माई काम। आगे देखे तो सिंपल वाले क्वेश्चंस भी थे, इजी थे, वो प्री भी बड़ा इजीली क्लियर हो गया। थैंकफुली आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दैट। उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन में लग गए एंड इस बार ये सोचा था कि ये डू और डाई सिचुएशन है, या तो आर है या पार है। मेंस के लिए इतनी भयंकर पढ़ाई करी 12-12 घंटे तक डेली कि मेंस को भी इजीली क्लियर होना पड़ा। मेंस दे रहे थे तब भी आई वॉज स्वेटिंग। वो सितंबर का बड़ा ह्यूमिड सा टाइम था, आई वॉज स्वेटिंग, लेकिन मैंने 1 सेकंड का भी पॉज नहीं लिया लिखते हुए भी कि मेरा कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। और थैंकफुल टू दैट डेडिकेशन, मेरे सारे जीएस वाले पेपर 5-5 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गए। ऐसे मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेंस इजीली क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू का पढ़ना स्टार्ट किया। राजस्थान में क्या पढ़ना है, हॉबीज़ के बारे में क्या जानना है, करंट अफेयर्स को कैसे हम वर्बली डिस्कस करते हैं, लिख के तो हम क्लियर कर चुके थे। फिर फर्स्ट फेज़ में 29 जैन को मेरा इंटरव्यू था, बीबी स्वेन सर का बोर्ड था, और इस साल पहली बार ही वो इंटरव्यू ले रहे थे। सब अच्छा गया, बड़ा लाइटर नोट पे स्टार्ट हुआ, हंसी मजाक चलता रहा इंटरव्यू के दौरान, और ख़त्म भी अच्छे से हुआ इंटरव्यू। लेकिन स्टिल आई विल से कि मुझे मार्क्स कम मिले इंटरव्यू में। उसका रीज़न भी अभी मैं थोड़ा सा एनालाइज करने में लगा हूँ, क्योंकि यूपीएससी कोई रीज़न देता नहीं, तो हमें खुद ही सोचना है, खुद ही तसल्ली करनी है कि ये रीज़न्स हो सकते हैं। तो मेंस ख़त्म हुआ, इंटरव्यू ख़त्म हुआ, फिर आता है रिज़ल्ट का टाइम। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो AIR 1 भी इस बार आया है, वो भी सोच रहा होगा कि इस बार रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। सेम वॉज विद मी कि मैं कॉन्फिडेंट था मेंस बहुत अच्छा गया है, मैथ्स ऑप्शनल में बहुत अच्छा मैंने स्कोर किया होगा। इंटरव्यू में रिजल्ट आने तक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स, अबव एवरेज मार्क्स मिलेंगे। एंड वही, लेकिन जब ये स्पेकुलेशन स्टार्ट होती हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती हैं कि पहले 12 अप्रैल की स्टार्ट हुई कि आज आ सकता है, फिर 15 को कि हाँ आज भी आ सकता है, तो तब भी नहीं आया। फिर फाइनली ऐसे स्पेकुलेशंस में वेट करते करते मैंने 3-4 दिन अपने पापा को ऑफिस भी नहीं जाने दिया कि प्लीज़ आप मत जाओ, पीछे से आ गया तो मैं अकेला क्या करूँगा। तो 16 को रिज़ल्ट आया फाइनली। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, सब एक ही रूम में खाना खा रहे थे। उसके बाद रिज़ल्ट आया और कंटिन्यूसली मैं उसको रिफ़्रेश कर करके देख रहा था कि अब आए अब आए। तो एक रिफ़्रेश के बाद वो पॉप आउट हुआ कि रिज़ल्ट आ गया। तो कुछ देर तो मैंने उसको नहीं खोला, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसको खोलूँ, क्योंकि सब लोग देख ही रहे थे और उन लोगों को ये दुःख नहीं होता कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं होता तो। लेकिन ये ज़रूर होता कि राहुल उदास है, इस उसकी वजह से वो सैड हो जाते। तो सब लोग एकदम चुपचाप बैठे थे और फिर मैंने धीरे से पीडीएफ खोला। कुछ देर तो पीडीएफ का फर्स्ट पेज ही देखता रहा कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कितनी वैकेंसीज ओरिजिनली थी, और बस देखता रहा कि 2023 का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। फिर मैंने कुछ देर तो फर्स्ट वाले पेज में नाम ढूंढा, देखा नहीं है। फिर वही कंट्रोल F किया, अपना रोल नंबर डाला और थैंकफुली वहाँ 00 नहीं आया, वहाँ 11 आया। और इतने में मैं बड़ा ही हम्बल हो गया, चुप हो गया, कुछ भी नहीं बोला।
बट पापा को दिख गया कि हाँ, राहुल शर्मा है, और अगर नहीं होता तो ये बोल देता कि ये वाला मैं नहीं हूँ। फिर वो भी कुछ नहीं बोले, बस सब दे स्टार्टेड क्राइंग लाइक बेबीज़ कि पता नहीं क्या ही हो गया, क्या ही मिल गया है। और मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो पहले ग्रामीण परिवेश में थे, अब छोटे शहर में हैं, उनके लिए सिविल सेवा को क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। और यही सब इमोशंस उनके अंदर चल रहे थे कि उन्होंने अपने टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं। वो सब चीज़ें उनके अंदर चल रही थी, तो उनको और कुछ नहीं समझा, बस दे स्टार्टेड क्राइंग। और मैं इतना काम उस टाइम था कि ना तो मैं ज़्यादा कुछ हँस रहा हूँ, ना ज़्यादा रो रहा हूँ। बस मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ कि आज मैंने मेरे मम्मी-पापा को खुशी से रुलाया है। बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड था, उससे अच्छा इमोशन मैंने कभी फ़ील नहीं किया था अपने जीवन में। कभी इतना ज़्यादा मम्मी-पापा प्राउड नहीं हुए होंगे, और बस वो एंड था, वो पीक था, वो पिनेकल था मेरे लिए। जैसा कि मैं मेरी जर्नी के दौरान बता रहा था आपको, वो बहुत स्मूथ नहीं रही है। फर्स्ट प्री फेल, सेकंड वाला भी एक तरह से फेल। बहुत सारे चैलेंजेस आए, हेल्थ के इश्यूज़ आए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, भले वो आईआईटी का था या यूपीएससी का था, जब भी कोई ऐसा मेजर इवेंट होता है तो मुझे कोई ना कोई इलनेस हो जाती है। कभी डेंगू, कभी टाइफाइड, कभी कुछ, कभी कुछ। फिर मुझे घर पे डिस्ट्रैक्शन थे, घर पे मैं बहुत ज़्यादा मम्मी-पापा से बात करता रहता हूँ, तो मुझे दिल्ली प्रिपरेशन के लिए आना पड़ा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई कि खाना सही नहीं है, पता ही नहीं क्या देते हैं। उसके अलावा कुछ मेजर डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया या मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं घूमता ही रहता था हमेशा से, वो भी एक इशू रहा मेरे लिए। जहाँ मुझे लगा कि ये इशू है, मैंने उसको वहीं आइडेंटिफ़ाई किया, एक्नॉलेज किया। वहीं ये मन में ठान लिया कि अगर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। 10 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उसमें से कम 2 लाख बच्चे सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा ईज़ी तो नहीं है, कोई हम आइंस्टाइन तो है नहीं जो एग्ज़ाम में जाके बैठे और क्लियर हो जाएगा ईज़िली। तो वो चीज़ मन में बहुत बड़ी ही क्लियर थी मेरे। सभी के क्लियर होनी चाहिए मन में कि ये बच्चों का खेल नहीं है। आप अपना 100% दोगे तभी जाके कुछ होगा। प्रिपरेशन के दौरान एक और इश्यू होता है जो हर एस्पिरेंट को, भले वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हो, वो 100% फ़ील होता है। डेली लोज़ और हाइज़ होते हैं। जब कोई अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, बड़ा ही मज़ा आ गया कि हाँ, हम इस एग्ज़ाम को ईज़िली निकाल देंगे, वो हाई। फिर जब ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चंस नहीं नहीं सोल्व हो रहे हैं, तब आता है लो। ये छोटे-छोटे जो लोज़ डेली आते थे, ये स्टार्टिंग में मुझे बड़ा ही एंगेज करके रखते थे, 2-2 दिन खराब कर देते थे। वही सोचते रहना, ओवरथिंकिंग कि होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आई एम नॉट गुड इनफ। ये सब चीज़ें उन लोज़ की वजह से आती रही। इसी वजह से एंग्ज़ायटी वगैरह भी रहती है कि होगा क्या, हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट क्या आएगा? लेकिन इन सब चैलेंजेस को, तमाम जो भी चुनौतियाँ थी, इनको पीछे धकेलते हुए, एक-एक स्टेप धीरे-धीरे आगे चलते हुए मैंने ये फाइनली अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ का, सबसे ज़्यादा ये यही टेस्ट करता है कि कौन कितनी बार गिर के वापस उठ सकता है, किसके पास ज़्यादा एंड्योरेंस है, कौन ज़्यादा दृढ़ है अपने संकल्पों को लेके, किस में हिम्मत है कि वो हार के भी हार नहीं मानता और वापस उठ जाता है। अब मैं आपको मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ या टिप्स, जो ट्रिक्स हैं, उनके बारे में बताता हूँ जिन्होंने डेफिनेटली इस प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प की है। फर्स्ट थिंग इज़ नोट मेकिंग। हम लोग नोट्स कैसे बनाते हैं? नोट्स हमारे होने चाहिए कंप्लीटली एक्सक्लूसिव, और वो एक दिन में नहीं बनते हैं। धीरे 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 ग्रेजुअली हम लोग उनमें ऐड ऑन करते जाते हैं। फर्स्ट वाले नोट्स होंगे, फिर उनको हम कुछ कुछ नया बाहर से पढ़ेंगे, उसी में ऐड कर देंगे। तो सब्जेक्ट वाइज सिंपली जैसे सब लोग नोट्स बनाते हैं, वैसे मैंने भी बनाए। उसके बाद आते हैं जो मैंने थोड़ा सा अलग किया, नोट्स बनाए मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ के भी। वो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प की मुझे ऐसा लगता है प्रीलिम्स के टाइम। प्रीलिम्स में मेरे अच्छे मार्क्स शायद इसीलिए आए क्योंकि जो भी मैंने टेस्ट सीरीज़ से सीखा उसको बार-बार रिवाइज़ किया, जस्ट बिकॉज़ आई हैड नोट्स। करंट अफेयर्स में जो भी ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, उसको मैंने अपने नोट्स में बिल्कुल छोटा-सा पीडीएफ फॉर्मेट में बना लिए। ईज़िली रिवाइज़ भी हो जाते थे, और वो बड़े पॉकेट नोट्स बोल सकते हैं उनको कि मैं जब चाहे आई कैन एक्सेस देम। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग वाज़ पीवाईक्यू एनालिसिस। मैं ये सभी को सजेस्ट करता हूँ कि
पिछले 5 या 6 साल से, जब से यूपीएससी थोड़ा-सा पैटर्न में चेंजेस कर रहा है, तब के पीवाईक्यूज़ को अपन को सोल्व नहीं करना है, अपने को उनको रटना है। उनको बेसिकली प्रॉपरली एनालाइज़ करना है। एक-एक ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि वो कैसे डिज़ाइन किए गए। क्योंकि वही स्टेटमेंट्स घूम फिर के 2024, 2025 वाले प्रीलिम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थर्ड थिंग वुड बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेबल। पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा कोई ऐसा टाइम टेबल फिक्स नहीं था। मैं जैसे मेरा मन करता था वैसे मैं करता था। कोई मुझे पता नहीं चलता था पूरे दिन में मैंने एक्चुअली किया क्या है, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो। इस वाले अटेम्प्ट में 2023 वाले में मैंने ये एक सुबह-सुबह 6 बजे एक स्टिकी नोट्स पे लिख लेता था कि आज मैं पॉलिटी 2 घंटे करूँगा, इकोनॉमी 1 घंटा, टेस्ट लिखूँगा 2 घंटे का, 1 घंटे का मेंस का कुछ लिखूँगा, ऐसे देखूँगा, मैथ्स करूँगा 3 घंटे। जो भी आपको करना है वो आप अपने टेबल वाली दीवार पे चिपका ली और उसको जो भी कब कंप्लीट होता जा रहा है उसको टिक करो। तो जब हम शाम को सोने जाएंगे सब कुछ कंप्लीट करके, एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होगा। उस चीज़ ने 100% बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे। एक्चुअली पता चल रहा था कि मैं 13-14 घंटे सीट पे बैठ रहा हूँ, लेकिन जो इफेक्टिव आवर्स हैं वो स्टार्टिंग में 10 घंटे थे, फिर उसको बढ़ाया 11-12 घंटे हुए। ये चीज़ भी आप अपने यूज़ में ला सकते हैं एज़ पर योर नीड्स। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। बिना आंसर राइटिंग के मेंस नहीं निकलेगा, और जितनी बार भी प्रीलिम्स निकाल लो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीलिम्स निकाल के आप आईएएस नहीं बनते हैं। तो आंसर राइटिंग का एक बहुत बड़ा फोबिया, एक बहुत बड़ा इनर्शिया मेरे दिमाग में था कि ये होती कैसे, बिकॉज साइंस बैकग्राउंड से था। आईआईटी जेई के टाइम पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे थे, तो कभी स्टार्टिंग में मन ही नहीं किया कि मैं पूरा एक आंसर 150 शब्द का लिख के भी देखूं। और वो 150-250 शब्द ना जाने इतने लगते थे कि ये तो लिखेंगे कैसे। वो चीज़ मैं चाहता हूं कि आप गलती ना करें, आप एज सुन एज पॉसिबल आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। और है कुछ नहीं, सिर्फ मेंटल इनर्शिया है। आप लिखने जाएंगे तो बड़ा ईजिली सब कुछ होता जाएगा। और मैं तो जब मेंस की तैयारी कर रहा था तब मुझे ये भी फील हो रहा था कि प्रीलिम्स से आसान मेंस भी है। उसमें सिर्फ हमको वही लिखना है जो हमारे अंदर है। वी गेट टू नो आवर सेल्स बेटर बेसिकली। और एज सुन एज पॉसिबल आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। जो आंसर राइटिंग को लेकर टिप्स मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आंसर्स जितने ज़्यादा ओरिजिनल होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैं ऐसे बहुत से दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने किसी मेंटर की बात नहीं सुनी, किसी इवेल्युएटर को सीरियसली नहीं लिया कि इसने मुझे कम मार्क्स दिए ये वो, तो मैं चेंज करूँ स्ट्रैटेजी, ये करूँ। उन्होंने अपना ओरिजिनल रखा, उनको बहुत बहुत ही प्यारे मार्क्स मिले हैं। मैं कुछ ऐसों को भी जानता हूँ जिन्होंने थोड़ा सा अपने मन में कन्फ्यूजन रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई मेंटर ऐसा बोल रहा है कि आप अच्छा नहीं लिख रहे। बी एज ओरिजिनल एज यू कैन बी। ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। दूसरी चीज़ हमको ये देखनी है कि इसमें मार्क्स कैसे आ रहे हैं पिछले सालों में, कुछ मटेरियल अवेलेबल है इसके लिए या नहीं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे बड़ा ही नेचुरल चॉइस मेरे लिए था कि मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स में मैं अच्छा भी था स्टार्टिंग से। मैथ्स के लिए बुक्स भी सारी अवेलेबल थी। तो एंड थैंकफुली मैथ्स की वजह से ही मैं इस लिस्ट में भी हूँ। मेरे 314 मार्क्स आए हैं मैथ्स में, एंड दिस आर वन ऑफ द हाईएस्ट। तो अगर किसी के पास मैथ्स ऑप्शनल है तो उसको भी मैं एक टिप देना चाहूँगा कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज आप देखेंगे, जितने ज़्यादा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे मेंस में। मैं एक और सजेशन सभी को देना चाहूँगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, एंड मेरे लिए सोशल मीडिया हेल्पफुल होने के बजाय ज़्यादा मुझे ही कट कर रही थी बेसिकली। तो एक एक 2-2 घंटे वो रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, वो टाइम कंप्लीटली वेस्ट है। हम लोग कुछ उससे नहीं सीखते हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, ना हम रिलैक्स हो पा रहे हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए, यूट्यूब डिलीट कर दीजिए, और व्हाटएवर इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, प्लीज़ कीप योर फोन अ सिंपलर वन। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम सोशल मीडिया पे नहीं होते तो हमें बड़ा फोमो होता है कि हमको तो कुछ जो बाहर चल रहा है वो पता ही नहीं चल रहा। उसका एक सॉल्यूशन भी है, और वो सॉल्यूशन बल्कि आपको रियल एग्जाम में हेल्प भी करेगा। आप एक ऐसा पीयर ग्रुप बनाओ, 3-4-5 जो भी आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जो सच में सीरियस हों, जिनमें सच में ललक हो कि वो इसी अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालेंगे। उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करो, इश्यूज़ को डिस्कस करो। मैंने बहुत से इन दिनों में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे ये चीज़ डिस्कस की। एक चीज़ कॉमन थी, एक अच्छा पीयर ग्रुप, एक दूसरे को सपोर्ट करना, कंसोल करना,
जो भी अच्छी चीज़ अवेलेबल है नोट्स में या मतलब करंट अफेयर्स में, जो भी उनको पता चल रहा है वो एक दूसरे से शेयर करना। तो ये सबका साथ सबका विकास वाली बात है। एक अच्छा पीयर ग्रुप विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। यूपीएससी की जर्नी कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। ये बहुत लंबी चलती है, लंबी चल सकती है। इसमें हम कंटिन्यूसली डेली सिर्फ अपने रूम पे बैठ के 12-13 घंटे अगर पढ़ेंगे तो देर आर चांसेस कि हम अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को हार्म कर सकते हैं। तो इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अपनी हॉबी आइडेंटिफाई करो। जैसे मुझे गाने गाना, गाने सुनना पसंद है, तो जब भी ऐसा फेड अप हो रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ घुस नहीं रहा दिमाग में, तो सिंपल सा ये था कि कुछ अच्छा सा गाना जो मुझे पसंद है गुनगुना लूँ या सुन लूँ, कुछ भी ऐसा। तो आप अपनी हॉबी आइडेंटिफाई करें कि पेंटिंग पसंद है या कुछ गिटार बजाना पसंद है या कहीं फोटोग्राफी पसंद है, जो भी आपको पसंद है आइडेंटिफाई करिए और उसको थोड़ा बहुत फॉलो करिए। ये सिर्फ हॉबीज़ नहीं है, ये आपका कैरेक्टर शो करते हैं। आप किसी चीज़ को अगर पसंद करते हैं तो उसके बारे में कितना जान सकते हैं, कितना जानते हैं, ये एक आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को दर्शाते हैं। ये चीज़ इंटरव्यू में जाके बहुत काम आती है। उसमें एक सेक्शन होता है हॉबीज़ का, जिससे क्वेश्चन उठते हैं बेसिकली। तो इंटरव्यूअर्स भी ये देखते हैं कि जो ये लिख रहा है कि इसको ये वाली हॉबी है, इसकी ये हॉबी, तो ये उसमें कितना, ये नहीं देखते कितना निपुण है, ये देखते हैं कि ये कितना उसके लिए डेडिकेटेड है। इस एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट की भी एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है, भले वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या मॉक इंटरव्यूज़ हो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप प्रीलिम्स में लगाएंगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम देने वाला जो डर होता है, एग्ज़ाम के टाइम जो एंजाइटी होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सेम विद मेंस, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मॉक इंटरव्यूज़ की भी बेसिकली यही यूटिलिटी है कि वो आपको खुद से मिला देते हैं। आप जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतने ज़्यादा बोलोगे, उतने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करोगे। वो अच्छे वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ और पता चलेगा। एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग से करी है, डे 1 ऑफ प्रिपरेशन टू इवन नाउ, कि मैं अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करता हूँ। मैं अपने ड्रीम्स को एक्चुअली पूरा होते हुए भी देखता हूँ। ये बड़ी सी सूडो साइंटिफिक सी बात लगेगी, लेकिन इसके पीछे लॉजिक्स भी हैं। आप मैनिफेस्टेशन टर्म को एक बार गूगल करिएगा, आपको बहुत चीज़ें मिलेगी। मैं इसका लॉजिक ये मानता हूँ कि ये होप देती है। मैनिफेस्टेशन जो है, अगर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ रियलिटी में हम एक्चुअली पा चुके हैं, तो उससे ज़्यादा जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो कुछ भी नहीं होता है। आई फील दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, एंड ये मैंने कंटिन्यूसली किया। मैंने देखा है कि मैंने क्लियर किया है, इसीलिए मुझे कभी भी 1% भी ये नहीं लगा कि मेरा नहीं होगा। वो नेचुरली है कि हम डरते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन एक मैनिफेस्टेशन, मेरे मैनिफेस्टेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ। मैं इस तरीके से मैनिफेस्ट करता हूँ कि 100% अपना जो भी रिजल्ट्स है वो मैंने भगवान को सौंप दिया कि आपकी मर्ज़ी है, आपको मुझे इस साइड रखना है या इस साइड रखना है, आपको जैसे भी करना है आप करिए। 100%, नॉट इवन 1% आई टुक ऑन मी कि 1% मैं कुछ करूँगा। मैंने उनको बोला आप 100% जिम्मेदारी मेरी लीजिए, आपको मेहनत मुझसे करवानी है। बेसिकली दिस इज़ हाउ आई मैनिफेस्टेड इट। जब भी मुझे लो फील होता था, मैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए यही बोलता था कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो वो एक तरह का वापस से रिजल्ट के पास पहुंच जाता था विदाउट इवन गिविंग एग्ज़ाम्स, कि ठीक है, जब भगवान साथ है ही, जब पूरा यूनिवर्स हमारे साथ है ही, तो हम ये छोटी मोटी चीज़ों से क्यों डरें। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई अपने बारे में, अपने पढ़ने के तरीके के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा इनमें से एक भी चीज़ आप अडॉप्ट करें और वो सच में यूज़फुल हो। वैसे तो इन जनरल मैं यही बोलता हूँ कि टॉपर्स की बात को सुनो ज़रूर, उनको देखो ज़रूर, लेकिन उनकी बात को मानो मत, क्योंकि एक ही रास्ते पे दो लोग चल के सेम मंजिल पे नहीं पहुँचते हैं। सबका अपना अपना रास्ता होता है। तो आप लोग सुनो सबकी, करो वही जो आपको अच्छा लगता है। ब्लाइंडली किसी टॉपर को फॉलो मत करो, मुझे तो बिल्कुल मत करो। लेकिन एलिमेंट्स, कुछ कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं। आप मेरी बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि आप मुझसे ये सीख सकते हैं कि बार बार गिर के वापस कैसे उठना है। तो आई वुड विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है।
हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगे। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है। KSGIS अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेगी। हम KSGIS से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक्स ने KSGIS से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।